वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सो स्टार्ट हम कर रहे हैं वही अपना इनकम टैक्स और अलाउंसेस में एचआरए का कैलकुलेशन कर चुके हम प्रीवियस क्लास में। सो हम परक्विजिट्स यानी कि जो अनुलाभ हैं, फैसिलिटीज़, एमेनिटीज़ हैं या इंसेंटिव्स हैं, उनका कैलकुलेशन कैसे होता है। तो उन कैलकुलेशन से पहले आपको एक लिस्ट बता देते हैं कि किस तरह के टैक्सेबल परक्विजिट्स हैं या कौन से जो परक्विजिट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड और किन के लिए। सो इसमें एम्प्लॉयज़ को जो है क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज़ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़, विशिष्ट कर्मचारी। सेकेंड वन इज़ नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़, गैर विशिष्ट या फिर सामान्य कर्मचारी। ठीक है, यहाँ कर्मचारी की मीनिंग अधिकारी से भी है, दैट मीन्स एम्प्लॉय। अब स्पेसिफिक एम्प्लॉय कौन है? स्पेसिफिक एम्प्लॉय दैट मीन्स असेसी हु इज डायरेक्टर एज वेल एज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। जो ऐसा करदाता, क्योंकि अभी हम करदाता की बात करें जिसकी सैलरी का कैलकुलेशन हो रहा है, तो ऐसा एम्प्लॉय जो कि उस कंपनी का डायरेक्टर और साथ में एम्प्लॉय भी है। सेकंड वन इज ही इज डायरेक्टर एज वेल एज ही इज द होल्डर ऑफ एटलीस्ट 20% या उससे ज़्यादा, एटलीस्ट 20% वोटिंग शेयर्स। ऐसा कर्मचारी, ऐसा एम्प्लॉय जो कर्मचारी तो है, कंपनी का एम्प्लॉय है, साथ में कम से कम जो है 20% जो है उसके पास में वोटिंग शेयर्स हों उस कंपनी के। थर्ड वन इज ही इज एन एम्प्लॉय एंड हिज मॉनेटरी इनकम इज अबव ₹50,000। थर्ड वन क्या है कि वो कंपनी से बाहर हट के है कि वो कर्मचारी है और साथ में उसकी मॉनेटरी इनकम दैट मीन्स मौद्रिक आय। मौद्रिक आय मतलब जो कैश में मिलती है। ठीक है, परक्विजिट्स इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें फैसिलिटीज़ को। तो उसकी मौद्रिक आय जो है वो 50,000 रुपये से अधिक हो साल भर की, वर्ष की। ठीक है, पर मंथ 50,000 नहीं, पर ईयर की 50,000 से अबव हो। तो जनरली आप देखेंगे कि लगभग सभी एम्प्लॉय जो आजकल तो 50,000 पर ईयर तो सभी को मिल रहा है, तो लगभग सभी एम्प्लॉयज़ जो है स्पेसिफिक एम्प्लॉय कहलाने लगेंगे। अब ये मॉनेटरी इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही बेसिक है, बोनस है, कमीशन है, और टैक्सेबल अलाउंसेस हैं, और उसमें से लेस करेंगे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स को माइनस कर देंगे, और यदि एंटरटेनमेंट अलाउंस उसका एग्जम्पशन मिल रहा तो ये भी माइनस करने के बाद जो इनकम आ रही है उसकी, मतलब परक्विजिट्स को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। सो जो इनकम आई वो यदि 50,000 से ज़्यादा है, दैट मीन्स ही इज़ अ स्पेसिफिक एम्प्लॉय। क्लियर है ये? अच्छा, अब ये स्पेसिफिक एम्प्लॉय का हम करेंगे क्या? तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि जो परक्विजिट्स हैं वो इस तरह से कैटेगराइज किए गए हैं। टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, जो सभी प्रकार के कर्मचारी दैट मीन्स अधिकारी भी के लिए टैक्सेबल हों, कर योग्य। फिर सेकंड वन इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज, सभी के लिए कर मुक्त। थर्ड वन इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज, जो विशिष्ट कर्मचारी के लिए ही कर योग्य हैं, सामान्य कर्मचारी के लिए नहीं। क्लियर है ये? जैसे हमने अलाउंसेस में पढ़ा था, फुली टैक्सेबल, फुली एग्जेम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल, पार्टली एग्जेम्प्टेड, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं और नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ हैं। स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ की फर्स्ट कैटेगरी इज टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, दैट मीन्स स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक बोथ। सेकंड वन इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, सभी के लिए कर मुक्त हैं। और थर्ड वन इज टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़, जो सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए ही कर योग्य हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब एक अच्छी खासी लिस्ट दी हुई है टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। अब उसमें सबसे पहले है रेंट फ्री हाउस। इसका अच्छा खासा कैलकुलेशन है जो हम नेक्स्ट क्लास में बोर्ड पर इसकी वर्किंग भी करेंगे। रेंट फ्री हाउस या RFH या अकोमोडेशन फैसिलिटीज़, इसका कैलकुलेशन, और ये
टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज एम्प्लॉय है, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो बाद में बताएंगे आपको। ये फैसिलिटीज़ क्या, मतलब वही जो एम्प्लॉयज़ है उसको रहने के लिए क्वार्टर दे दिया गया, या छोटा बड़ा जो भी एम्प्लॉय ने जिस तरह से भी दिया है वो मकान दे दिया गया है, ठीक है। तो ये फैसिलिटीज़ जो कभी कभी होटल्स में भी दी जाती कुछ दिनों के लिए, कैसे 15 दिन, और आगे हम कैलकुलेशन करेंगे उसका कि कितना एग्जम्प्टेड होगा। वही आपका एम्प्लॉय यदि मान लीजिए दूसरे शहर से, या वो अपने शहर से दूसरे शहर में जॉब करने के लिए आया तो मकान कहाँ तक ढूंढता रहेगा, तो उससे एम्प्लॉयर, और जनरली जो बड़े एम्प्लॉयर होते हैं वो ऐसा करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की फैक्ट्रीज़ रहती हैं, या फिर बड़ी एमएनसीज वगैरह हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। मतलब एम्प्लॉयर का बड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। बड़ा मतलब कि आपका मन से भी और दिल से भी, ठीक है। तो इस तरह से ये फैसिलिटीज़ किसको, जो ऑल कैटेगरीज एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है। अच्छा, एक और है, नेक्स्ट वन इज कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। अब कंसेशनल रेंट फ्री हाउस मतलब क्या, कि उस एम्प्लॉय को, जैसे फर्स्ट में आरएफएच का कैलकुलेशन किया, एम्प्लॉय की सैलरी से पर मंथ कुछ रेंट के नाम से उसकी सैलरी में से अमाउंट डिडक्ट किया जाता है, या उससे कहा जाता है कि नहीं भैया कुछ तो दो अमाउंट, मतलब कुछ अमाउंट तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए 5,000 10,000 पर मंथ का हाउस प्रॉपर्टी या हाउस फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो हो सकता है 1,000 1,500 पर मंथ उसकी सैलरी से डिडक्ट भी किया जा रहा हो, या उससे मांगे जा रहे हों। तो हम क्या करेंगे, पहले आरएफएच का कैलकुलेशन कर देंगे, फिर लेस कर देंगे अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी, रेस्ट ऑफ द वैल्यू विल बी कंसेशनल रेंट फ्री हाउस। तो कंसेशनल रेंट फ्री हाउस रियायती मकान किराए की सुविधा का मूल्यांकन करने के लिए पहले हमें आरएफएच रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करना होगा, उसके बाद जितना अमाउंट पर मंथ या पर ईयर एम्प्लॉई यानी असेसी ने पेमेंट किया है वो माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर, तो रेंट फ्री हाउस आसान है। चलिए फिर कर्मचारी के दायित्व का भुगतान, ये लाइन आप याद रख लें, लाइबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज एम्प्लॉयज, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय द एम्प्लॉयर दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज एम्प्लॉयज, मतलब कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ हैं। अब कैसे, देखिए बहुत सारी, जैसे ये कि यदि मान लीजिए एम्प्लॉय हैं, उनके बच्चे यानी चिल्ड्रन, उनके एजुकेशन एक्सपेंसेस यानी कि शिक्षा पर व्यय किया जा रहा है। देखिए एजुकेशन अलाउंस अलग है, ठीक है। एजुकेशन अलाउंस क्या है, एग्जैक्ट जितना भी मिला उसमें से ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 2 चिल्ड्रन, 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक कर मुक्त होता है एजुकेशन अलाउंस। लेकिन ये एजुकेशन पे एक्सपेंसेस किए गए हैं, अलाउंसेस नहीं दे रहा है, एक्सपेंसेस दिए गए हैं, और खर्च किसको करने थे, एम्प्लॉय को यानी असेसी साहब को। लेकिन कर कौन रहा है, एम्प्लॉयर यानी उनका बॉस या उनका नियोक्ता। क्यों कर रहा है, इसलिए, अच्छा करते क्यों हो भाई, यदि एम्प्लॉय को करना था तो एम्प्लॉयर बीच में क्यों कूद पड़ा कि नहीं नहीं हम कर दे रहे पेमेंट, वो इसलिए कि वो अपने एम्प्लॉय को खुश रखना चाहते कि भैया एक काम करो, ये पेमेंट, हालांकि सभी तरह के पेमेंट नहीं, कुछ पेमेंट जो है वो हम कर देते हैं, आप तो काम में मन लगाओ और अच्छे से काम करो और जॉब वगैरह छोड़ के नहीं जाना, ठीक है। इसलिए एम्प्लॉयर ये बीच में कूद पड़ते हैं और ये कहते हैं लाई साहब हम कर दे रहे हैं एक्सपेंसेस, आपके एक्सपेंसेस पेमेंट हम कर दे रहे हैं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना ये है कि यदि एक्सपेंसेस एम्प्लॉय को करने होते तो उसकी सैलरी में से पैसे कम हो जाते, खर्च होते। चूँकि ये एम्प्लॉयर ने किए हैं, पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना पड़ा, तो ये पैसे जो हैं बनी सी बात है कि एम्प्लॉय के बच गए हैं, उसके अकाउंट में जमा है, जो खर्च हो जाने चाहिए थे ये बच गए हैं, तो लाइए साहब इस अमाउंट पर को टैक्सेबल कीजिए और हमें टैक्स दीजिए। क्लियर, वही है बेसिक फंडा।
तो एम्प्लॉयज़ लाइबिलिटीज़ पेड बाय द एम्प्लॉयर। अब ये एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं, एजुकेशन पे हैं, फिर उसका व्यक्तिगत नौकरों या सर्वेंट जो फैसिलिटीज़ है उसका जो एक्सपेंसेस है वो पेमेंट करना, व्यक्तिगत नौकरों का भुगतान। अब कैसे, एम्प्लॉय ने नहीं दिए हैं ये, हाँ, एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से जो है कुछ फैसिलिटीज़ ले रहा है या कुछ नौकरों को जॉब पे रख लिया कि भैया काम करो यहाँ पर, और इसका खर्चा किससे करवा रहा है, वो एम्प्लॉयर से। मतलब पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, नियोक्ता। तो ये वही एम्प्लॉयज लाइबिलिटीज पेड बाय द एम्प्लॉयर दैट इज टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज एम्प्लॉई या असेसी, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। क्या, कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान। क्लियर। और खर्चे क्या हो सकते हैं, LIC की प्रीमियम है, एन्युटी का प्रीमियम है, या फिर जो कनेक्शन है, गैस बिजली पानी का कनेक्शन यदि एम्प्लॉय के नाम से है और पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, तो ये भी टैक्सेबल है। क्लियर है ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है क्लब की फैसिलिटीज़ है, क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंसेस हैं। एक अच्छा खासा एक्सपेंसेस है कि मुफ्त भोजन या फिर लंच की सुविधा। ठीक है। अब ये सब देखिए, भोजन से पहले एक आता है नाश्ता, रिफ्रेशमेंट या ब्रेकफास्ट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इनकम टैक्स की दृष्टि से जो नाश्ता है वो कर मुक्त है, और जो भोजन की सुविधा दी गई है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, वो 50 रुपये पर डे, पर मंथ नहीं। अब एक महीने में 50 रुपये का खाएगा तो एम्प्लॉय तो बेचारा, तो इस तरह से जो है 50 रुपये पर डे की जो भोजन की जो थाली है वो 50 रुपये तक कर मुक्त है। उसके ऊपर की यदि मान लीजिए है उस थाली का मूल्य, तो और कौन पेमेंट कर रहा है उसका, एम्प्लॉयर। तो जो डिफरेंसिंग अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ डेज से आप मल्टीपल कर लेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो उसकी सैलरी में टैक्सेबल यानी ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए नाश्ता कैसे, कि सब जो एम्प्लॉय हैं, असेसी हैं, वो अपने घर से निकले, फैक्ट्री पहुंचते हैं, और आपने देखा होगा जनरली कि फैक्ट्रीज इस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल खुश रखती हैं। पहुंचे, टिफ़िन नहीं लाए, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लीजिए, या फिर वहाँ पे जो मॉर्निंग में यदि 8:30 से स्टार्ट होता है जॉब वर्क, तो जॉब उनकी वर्किंग है फैक्ट्री में, मान लीजिए 8:30, तो 8 बजे तक आप पहुँच जाइए, नाश्ता वगैरह कीजिए, 8:30 से काम कीजिए। ठीक है। तो ये जो नाश्ता करा रहे हैं एम्प्लॉयर, जो नाश्ता करा रहा है, एम्प्लॉयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं भैया, ये खर्च जो है वो आप कर रहे हो, यदि एम्प्लॉय को करने होती तो इसका पैसा कम होता। तो यहाँ पर नाश्ते तक तो जो है वो एग्जम्पशन दे देते हैं, मतलब कर मुक्त है। लेकिन यदि खाने की भी सुविधा दी गई है, यदि मान लीजिए थाली का मूल्य जो है 90 रुपये पर थाली पर डे है, तो उसमें से 50 रुपीज़ आप माइनस कर लीजिए, तो रेस्ट ऑफ द अमाउंट 40 रुपीज़, और मान लीजिए 300 दिन जो है एम्प्लॉय ने काम किया साल भर में, तो 300 इंटू 40 कर लीजिए, तो जो अमाउंट आएगा आपका वो टैक्सेबल कहलाएगा, यानी सैलरी हेड में ऐड कर दिया जाएगा। जो लिस्ट हम तैयार करेंगे ना एक लाइन से, उसमें ये अमाउंट को ऐड कर दिया जाएगा लंच फैसिलिटीज़ के नाम से। क्लियर है ये। तो नाश्ता कर मुक्त है, और जो भोजन है वो 50 रुपये पर मंथ पर डे तक जो है वो एग्जेम्प्टेड है। अच्छा, नाश्ता कर मुक्त की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप कहीं किसी रेस्टोरेंट में नाश्ता करने जाएं और फिर वहाँ से जब बाहर निकले पेमेंट की बारी आए तो आपका ये तो सब कर मुक्त है। ये कर मुक्त इस तरह का कर मुक्त नहीं है। कर मुक्त एंड एग्जेम्प्टेड कैसे है कि एम्प्लॉयर ने आपको फैसिलिटीज़ दी है और उसके बाद में एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर रहा है ठीक है साहब, कोई बात नहीं, आपका ये जो नाश्ते का मूल्य है वो हम उसकी सैलरी में ऐड नहीं करेंगे, लेकिन जो आप खाना खिला रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, जनरली आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट तो कैंटीन की फैसिलिटीज़ रहती हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कहीं ज़्यादा मतलब बड़े स्तर पर ये फैसिलिटीज़ देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ठीक है। तो ये जो खाना है वो 50 रुपये पर डे तक
एग्जेम्प्टेड करेंगे, जो रिमेनिंग अमाउंट आएगा पर डे का वो नंबर ऑफ वर्किंग डे से मल्टीपल करने के बाद जो अमाउंट आया वो टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में जुड़ जाएगा। क्लियर है? ये तो नाश्ता कर मुक्त है इनकम टैक्स की दृष्टि से। इसकी मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी रेस्टोरेंट होटल में जाएं और उन्हें पेमेंट नहीं करें और कहें साहब ये तो सब कर मुक्त है, एग्जेम्प्टेड। ठीक है, चलिए फिर क्लब की फैसिलिटीज, क्रेडिट कार्ड है। आपके टूर पे गए, यदि मान लीजिए जो है भ्रमण पर, पर्यटन पर गए तो वो भी एग्जाम्शन मिलता है, लेकिन 4 ईयर्स में, इसमें आगे कैलकुलेशन है, 4 ईयर्स के एक सेगमेंट में जो है 2 टाइम्स आपका एग्जाम्शन मिलता है, बाकी रिमेनिंग 2 टाइम्स जो है वो टैक्सेबल होता है। फिर 5000 तक के यदि मान लीजिए गिफ्ट दिए हैं एम्प्लॉयर ने तो 5000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो 5000 तक के एग्जेम्प्टेड होते हैं, उससे ज़्यादा दिए हैं गिफ्ट्स वगैरह तो वो टैक्सेबल होंगे। इसके अलावा यदि मान लीजिए कंसेशनल रेंट, कंसेशनल इंटरेस्ट पर या फिर बिल्कुल फ्री ऑफ इंटरेस्ट जो है किसी प्रकार का 20,000 से अब आपका लोन प्रोवाइड किया गया है तो जितना डिफरेंसिंग है वो आपका ऐड किया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये फैसिलिटीज़ जो है वो टैक्सेबल हैं, टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज एम्प्लॉयज़, मतलब स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए भी और नॉन स्पेसिफिक यानी विशिष्ट और गैर विशिष्ट दोनों प्रकार के कर्मचारियों के लिए ये कर योग्य अनुलाभ है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल, विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ। अब विशिष्ट कर्मचारियों के लिए तो इसमें ये कैलकुलेशन आपको करने होंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें मोटर कार की फैसिलिटीज़ हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, स्पेशली 4 व्हीलर्स का ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। वो कैसे होता है वो बाद में बोर्ड पर हम करेंगे उसमें। ठीक है, पूरा अच्छा खासा स्ट्रक्चर है, उसके कुछ रूल्स हैं, अमाउंट का कैलकुलेशन होगा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे जैसे रेंट फ्री हाउस के। तो ये मोटर कार की फैसिलिटीज़ सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए है। फिर गैस, बिजली, पानी की सुविधाएं हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कनेक्शन जो है वो एम्प्लॉयर के नाम से है और एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटीज़ दे रखी हैं तो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होगी, नॉन स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं, यदि कनेक्शन नियोक्ता के नाम से है तो। ठीक है, फिर उसके बाद में नियोक्ता द्वारा संचालित विद्यालय में निःशुल्क शिक्षा। अब देखिए यहाँ पर एजुकेशन अलाउंस अलग है, क्लियर है ये, लेकिन यदि मान लीजिए कोई स्कूल है, कॉलेज है, वाइल इट इज़ रन बाय द एम्प्लॉयर उसको संचालित कर रहा है। अब यदि इस प्रकार की फैसिलिटीज़ दी गई है और पर मंथ की जो फीस हैं वो अबव ₹1000 है, 1000 तक है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 1000 से ज़्यादा है पर मंथ तो जितना डिफरेंसिंग अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ ओनली, सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। एक बार फिर समझिए, स्कूल किसका है? नियोक्ता का, या फिर कहीं ना कहीं जो आसपास का स्कूल है जो अप्रूव्ड है इस तरह से, तो वो उस स्कूल में या कॉलेज में स्टूडेंट है जो इसके एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं वो एजुकेशन ले रहे हैं तो ₹1000 पर मंथ तक एग्जम्पशन मिलता है। उससे ज़्यादा के यदि खर्च किया जा रहा है एम्प्लॉयर द्वारा तो डिफरेंसिंग अमाउंट विल बी टैक्सेबल फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ ओनली। क्लियर है? अच्छा, जैसे एजुकेशन अलाउंस में हम पढ़ते हैं कि ₹100 प्रति माह प्रति बच्चा, अधिकतम 2 बच्चों तक, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो 2 हों, 2 से ज़्यादा बच्चे हों, कोई बात नहीं, 1000 पर मंथ तक एग्जम्पशन मिलेगा, लेकिन वो बच्चे असेसी के होने चाहिए। क्लियर है? रिलेटिव्स या पड़ोसियों के नहीं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है नौकरों की सुविधा है। जैसे यदि मान लीजिए, और ये सिर्फ किसमें एम्प्लॉयर ने फैसिलिटीज़ दी है, किसको? अपने एम्प्लॉयज़ को, तो सिर्फ टैक्सेबल है स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए। सर्वेंट अलाउंस जो है वो टैक्सेबल फॉर ऑल कैटेगरीज है। कर्मचारी ने अपने मन से नौकर की सुविधाएं ली हैं और उसके बाद पेमेंट कौन कर रहा है?
एम्प्लॉयर, तो ये सभी कैटेगरीज के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है। बट यदि फैसिलिटीज़ कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल होंगी। अब ये सर्वेंट्स में क्या क्या जाते हैं? फर्स्ट वन इज़ फर्राश। फर्राश यानी क्या? ठीक है, फर्राश की मीनिंग ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो फर्राटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्राश की मीनिंग क्या है? स्वीपर से है। ठीक है, जो स्वीप कर रहा है या सफाई कर्मचारी हैं, तो वो उस तरह की सुविधा। या फिर वॉचमैन है, चौकीदार है, कुक, रसोइया है, या फिर गार्डनर यानी माली है। इस तरह की जो सुविधाएं दी जा रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, तो टैक्सेबल हैं किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट कर्मचारियों के लिए। क्लियर है? ये इस तरह से ये स्पेसिफिक एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल अलाउंस परक्विजिट्स हैं। ठीक, नेक्स्ट वन इज एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल। ठीक है, सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए करमुक्त अनुलाभ। ठीक, अब इनमें क्या? फर्स्ट वन इज मेडिकल फैसिलिटीज़। आपने देखा होगा कि अलाउंसेस में हमने पढ़ा था चिकित्सा भत्ता या फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है जो पर मंथ मिल रहा है, वो टैक्सेबल कहा गया था। ठीक है, अच्छा, यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो है वो एग्जेम्प्टेड है। यदि मान लीजिए ट्रीटमेंट जो है एम्प्लॉयज़ का या उसके फैमिली मेम्बर्स का ट्रीटमेंट जो है एम्प्लॉयर के अपने हॉस्पिटल में, यदि एम्प्लॉयर बड़ा होता है तो उनके अपने भी हॉस्पिटल्स होते हैं, या फिर अप्रूव्ड हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या जहाँ CGHS की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो ये इस तरह की CGHS मतलब क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल स्कीम। ठीक है, एक कार्ड बनता है, आपने जानते होंगे। तो CGS की फैसिलिटीज़ इस तरह से, तो ये फैसिलिटीज़ जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ एग्जेम्प्टेड हैं। क्लियर है? ये कर मुक्त हैं। यदि मान लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट का है, तो लास्ट ईयर तक, बिफोर लास्ट ईयर, ये 15,000 तक एग्जामेशन मिलता था। बट दिस करेंट ईयर से इट इज़ फुली टैक्सेबल। ठीक है, असेसमेंट ईयर 2021 में ये फुली टैक्सेबल है। इसलिए तो कहते हैं ना कि इनकम टैक्स की बुक हमेशा फ्रेश बुक से ही पढ़ना चाहिए। ठीक है, कब कौन सा प्रोविज़न चेंज हो जाए कहा नहीं जा सकता, इसलिए ये बातें आपको फ्रेश बुक में ही मिलेंगी। तो ये असेसमेंट ईयर 2021 से टैक्सेबल है। क्लियर है ये? फिर नाश्ता, भाई नाश्ता कर मुक्त है, बता चुके हैं आपको। और भोजन की सुविधा जो है वो 50 रुपये पर डे, ठीक है, पर पर्सन तक जो है एग्जाम्पशन मिलेगा, और उसके बाद जो है टैक्सेबल होगा। ठीक है, और ये 50 रुपये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उस शहर की जो लिविंग कॉस्ट है उसके बेसिस पर। ठीक है, जैसे यदि सामान्य शहर है तो मैं समझ, हालांकि वैसे आजकल खाना तो महंगा हो ही गया है, 100 रुपीज़ की थाली भी छोटी पड़ जाती है। यदि 50 रुपये उस शहर के हिसाब से कैलकुलेट किए जाएंगे कि वहाँ पर ये थाली कितने रुपए की थी या 50 रुपये की है कि नहीं। ठीक है, मैं समझता हूँ 50 रुपये में यदि मेट्रो सिटीज़ होंगी तो 50 रुपये में तो कर्मचारी उतने में तो शायद भूखा रह जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको 2 थाली की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए, अब उसके बाद वही टेलीफोन की फैसिलिटीज़ है। टेलीफोन जो है फैसिलिटीज़ एग्जेम्प्टेड रहेगी। एंटरटेनमेंट है, रिफ्रेशर कोर्स है। रिफ्रेशर कोर्स आपको बताया था, एम्प्लॉयज़ जो है वो बाहर जाते हैं, इसलिए जा रहे हैं कि साहब वो एम्प्लॉयर का वर्क जो जहाँ पे जॉब है उनका कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाए उनमें, टैलेंट जो है उनका वो डेवलप हो जाए। तो इससे बेनिफिट्स किसको मिलने वाले हैं? बेनिफिट्स मिलेंगे एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय का पर्सनल कोई तो बेनिफिट्स नहीं हो रहे हैं उसमें। ठीक, तो इस तरह से ये रिफ्रेशर कोर्स जो है वो एग्जेम्प्टेड हैं। ठीक है, ना सिर्फ एम्प्लॉयज़ का बल्कि टीचर्स का भी, यानी फैकल्टीज़ का भी। आप कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में एकेडमिक स्टाफ कॉलेज हुआ करते हैं, वहाँ पर ये रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं। ठीक है, 1 मंथ का पर डे 6 to 7 आवर्स रहता है उसमें, और ये रिफ्रेशर कोर्स होते हैं ताकि जो टीचर यदि पढ़ा रहा है तो और अच्छे से पढ़ा पाए, उसका स्किल से डेवलप हो। ठीक है, तो इस तरह से जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं। फिर ग्रुप इंश्योरेंस है। अच्छा, अब यदि मान लीजिए इंश्योरेंस प्रीमियम है, एम्प्लॉय का है, ठीक, और उसने पेमेंट किससे करवाया? एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर ने कर भी दिया, तो भाई कर्मचारी के दायित्व का नियोक्ता द्वारा भुगतान, ये सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य अनुलाभ है।
लेकिन ग्रुप इंश्योरेंस क्या होता है, या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो जनरली आप देखेंगे, हालांकि ना ही हो तो ठीक है ऐसा, लेकिन कभी कभार लापरवाही से फैक्ट्रीज में जो है दुर्घटनाएं हो जाती हैं, है ना, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कभी किसी एम्प्लॉयज़ को जो है फिजिकली डिसेबल हो जाता है या डेथ भी हो जाती है, तो उस एम्प्लॉय के लिए पूरे ग्रुप का, एम्प्लॉयज़ के पूरे ग्रुप का जो है जनरल इंश्योरेंस कहते हैं उसको, ग्रुप इंश्योरेंस। तो ग्रुप इंश्योरेंस करा दिया जाता है और उसका पेमेंट जो है वो कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर। तब यदि मान लीजिए यदि इस तरह का इंसिडेंट होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें से उस लमसम अमाउंट जो है उस एम्प्लॉय को दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप इंश्योरेंस का प्रीमियम है, पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है, और ये एग्जेम्प्टेड है क्योंकि ये ग्रुप इंश्योरेंस है। और यदि इंडिविजुअल इंश्योरेंस कराता है एम्प्लॉय अपना खुद को और पेमेंट एम्प्लॉयर से ले रहा है, तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज टैक्सेबल। क्लियर भाई, एम्प्लॉयज लाइबिलिटीज पेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट मीन्स है। चलिए, फिर स्कॉलरशिप है, स्कॉलरशिप एग्जेम्प्टेड बशर्ते ये मेरिट बेसिस पर दी गई। ठीक है, मतलब जो एम्प्लॉय है उनके जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट हो, यदि उस बेसिस पर यदि स्कॉलरशिप दी जा रही है तो ऐसी स्कॉलरशिप एग्जेम्प्टेड होगी। क्लियर है ये। फिर वही एजुकेशन, ये तो हो गया आपका। लोन की फैसिलिटीज़ हैं, बस लगभग करीब करीब हो गई। ट्रैवलिंग जो कंसेशन है ये भी है आपका, आगे कैलकुलेशन होगा। चलिए, अच्छा हाँ, और ऑफिस से घर और घर से ऑफिस जाने के लिए यदि मान लीजिए आपको वाहन की सुविधा दी गई, मतलब बस वगैरह आ रही है और एम्प्लॉय को घर से उठा के ऑफिस तक ले जाती है या फैक्ट्री तक ले जाती है, तो बनी सी बात है यदि मान लीजिए घर से वो ऑफिस तक या फैक्ट्री तक गए तो बस जो है वापस उन्हें घर तक भी छोड़ेगी, नहीं तो अगले दिन कैसे आएंगे। तो इस तरह से घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, जो वाहन की सुविधा दी गई है, मतलब ग्रुप में कार का वैल्यूशन नहीं, वो डिफरेंट है हाँ। तो इस तरह से जो वाहन की सुविधा दी गई है वो एग्जेम्प्टेड है। क्लियर है ये। तो बस ये अच्छी खासी एक लिस्ट है, और उसके बाद में और 5000 तक के जो गिफ्ट्स दिए गए हैं वो तो एग्जेम्प्टेड, उसके बाद टैक्सेबल होगा। चलिए, नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन। तो ये लिस्ट आप जो बुक से एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, और उसके बाद में फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके कैलकुलेशन करेंगे। पहले रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन होगा, आई थिंक एक क्लास में हो ही जाएगा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे मोटर कार का वैल्यूएशन। क्लियर है ये। और फिर छोटी छोटी बातें हैं जो आपकी वो आगे और बताते रहेंगे। क्लियर है। फिर जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज बस अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।